बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। भलीकाट स्ट्रेट फॉरवर्ड तला जतोई अज सजे पाकिस्तान में थियण वारी दहशतगर्दी डिस्कस पई कई वञे। जिथे भी माण्हू वेठा आहिनि सोचनि था कि छा वजह आहे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म कोन थी थिए। जेको जाफ़र एक्सप्रेस ते हमलो थियो आहे, तारीख़ साज़ हमलो आहे, ऐं यकीनन हिन हमले खां पोइ असांखे सोचणु घुरिजे कि बलूचिस्तान में हालात किथे पिया वञनि। असांखे इहो बि सोचणु घुरिजे कि जेके ये अलहदगी पसंद तहरीकूं हलन थियूं, जंहिंजो एतराफ़ सरफराज़ बुगटी साहब वॾे वज़ीर बलूचिस्तान पाण कयो आहे कि 3 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हिन महिल बलूचिस्तान में हलन पियूं, जेके बलूचिस्तान के पाकिस्तान खां अलॻि थी करणु चाहिनि। हुननि जी रूट कॉज़ छा आहे, वजह छा आहे? जेसि ताईं मां सम्झां थो असांजा हुकुमरान अरबाब इक़्तिदार व इख़्तियार ऐं असांजा रियासत जा इदारा हुन रूट कॉज़ खे ख़त्म कोन कंदा, तेसि ताईं या दहशतगर्दी ख़त्म थियण वारी न आहे। मिसाल जे तौर ते बॉर्डर मैनेजमेंट, जेसि ताईं बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर कोन थींदी, असांजा दुश्मन चाहे वो भारत हुजे चाहे ॿियो को मुल्क हुजे, वो ईज़ीली असांजा बॉर्डर क्रॉस करे दहशतगर्दनि खे पाकिस्तान में आणे सघनि था। त बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर थियणु तमामु ज़रूरी आहे। गॾोगॾु जेके नेगेटिव सेंटिमेंट्स असांजे मुल्क जे माण्हुनि में आहिनि, हिननि खे ख़त्म करण जी ज़रूरत आहे। मिसाल जे तौर ते असांखे ख़बर आहे त MNA आहिनि PTI जा, आदिल बाज़ई, हुननि जे कोयटा वारे घर ते पुलिस वॾी रेड हई। हुन महिल रेड हई जॾहिं जाफ़र एक्सप्रेस जे दहशतगर्दनि सां गॾु मुक़ाबिलो असांजी फोर्सिस जो जारी हुयो। त सोचण जी ज़रूरत आहे कि टाइमिंग, सिचुएशन, हुकूमत जा इक़दामात कहिड़े पासे था वठी वञनि पाकिस्तान खे। गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत पसंदीदा मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सेनेटर हुमायूं खान मोमन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोमन साहब आपके वक्त के लिए। मोमन साहब, आज जाफ़र एक्सप्रेस पे हमले की बात सब कर रहे हैं, मजम्मत भी कर रहे हैं, खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं हमारे पाक अफवाज के जवानों को। सैडली रूट कॉज पे कोई जाने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरफ ऑपरेशन चल रहा था जाफ़र एक्सप्रेस के मुग़वियों को बाजियाब कराने के लिए, दूसरी तरफ PTI के MNA के कोयटा वाले घर पे आदिल बाज़ई के घर के ऊपर पुलिस रेड मार देती है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैरान होते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम रूट कॉज तक पहुंच पाएंगे? क्या हम रूट कॉज को खत्म कर पाएंगे या नहीं? हुमायूं खान मोमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि आर वी गेटिंग टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच इज टेररिज्म। ठीक है, अब ये याद रखिए, इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर है, वो रेचल मोनाहन ने लिखा है और उसने बताया है कि व्हाट आर द बेसिक रूट प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म बनती कैसे है? उसमें उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र किया कि ये 7 चीजें जो है ना, वो टेररिज्म की तरफ या घेरती है या टेररिज्म इनकी वजह से बनती है। उनमें से एक है पॉवर्टी, दूसरा है परसिक्यूशन, तीसरा है ऑपरेशन, चौथा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पांचवा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन या आप उसको इनजस्टिस कह दें, और उसके बाद आगे आप चले जाते हैं, वो एक है अगर कोई ऑक्यूपाइंग फोर्स हो, और आखिरी है उन्होंने क्या, अगर जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं, जिससे तो मतलब कोई एक रिलीजन दूसरा रिलीजन के दरमियान में वो चीज होती है, वो चीजें, ये रूट कॉज है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो वी सी दैट द फर्स्ट 5 ऑफ देम आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, अब उसके बाद बजाय इसके कि हम इन चीजों को एड्रेस करें, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, वी आर ट्राइंग टू मेक देम अनदर टेररिस्ट ग्रुप। तो आप ये समझ लें कि अगर हम परसेंटेज के लिहाज से कर लें, इन PTI इज लेट्स से इट मेक्स ऑलमोस्ट अबाउट 40% of the Pakistan population, then the 40% of Pakistan population in all the 4 provinces, with 90% of the population of KP are terrorists. आपको पता है हम क्या करने जा रहे हैं? ये जो, और मैं इसकी रेफरेंस इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे 3 नालायक निकम्मे निकट्ठू वज़रा बैठे हुए हैं ना, जिनको अपना काम आता नहीं है तो वो लोगों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर ट्राइंग टू good at the expense of this country. तो उनके ये बयानात and the way they are saying it, that's absolutely nonsense, and we totally not only reject that, हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने आप को जरा ठीक कर लो। This is not how Pakistan should be
treated and terrorism should be addressed. Terrorism is not something that you would understand, क्योंकि आप लोगों की जो IQ लेवल है, आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि टेररिज्म क्वेटा तो जो बलूचिस्तान में वो तो एक SHO की मार है. दैट शोज के आपकी नॉलेज टूवर्ड्स टेररिज्म कितनी सुपरफिशियल है, बल्कि ना होने के बराबर है. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपकी इकोनॉमी ना होने के बराबर है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छी इकोनॉमी बता रहे हैं. और आप लोगों ने इस निकम्मेपन की वजह से आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री में 3-3, 4-4 बंदे डाल दिए. उसकी वजह यह है कि आपको पता था कि यहाँ पे सारे निकम्मे निकट्टू नालायक लोग बैठे हुए हैं, एंड यू आर एक्चुअली कॉजिंग मोर हार्म टू दी कंट्री. आप लोग उस दीमक की तरह जो मुल्क को अंदर से, जो घर को अंदर से खराब कर रहा है, वीक कर रहा है. दैट इज व्हाट I think is important, that they do not have the dime of an idea कि terrorism होती क्या है. वो terrorism और law and order को differentiate नहीं कर पाते. They are two different ball games. बिल्कुल ठीक. और सर इस सिचुएशन में जब DG ISPR साहब ये कहते हैं कि इस हमले के बाद रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड, और बुक्टी साहब कहते हैं कि अभी तो हमने जंग शुरू नहीं की है, जंग शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा. इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से पहले ना आपको सोचना पड़ता है कि क्या है. रूल्स ऑफ द गेम्स वर नेवर द सेम. जब 1960s में, और ये जो BLA है ना, इसका जो प्रीकर्सर है वो बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में BSO था. ये 1960 में बना था, और वो भी जब खान ऑफ कलात को अरेस्ट कर दिया था. और उसके बाद ये याद रखिए कि इसकी जो मेन बेसिक चीज है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट है. खासतौर पे 1970s में जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने वहां की जो एक्चुअल जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनको बैन कर दिया था, उनको अरेस्ट कर दिया था, और उनकी लीडरशिप को हटा दिया था. अब ये आज की अगर आप देखें तो एक्चुअल लीडरशिप वहां नहीं है. वहां पे पीपल्स पार्टी वाले बैठे हैं, वो फॉर्म 47 पे बैठे हुए, वहां पे बाकी लोग बैठे हैं, फॉर्म 47 पे बैठे हैं. अगर वहां की ट्रू लीडरशिप होती तो ये कभी प्रॉब्लम आता ही ना. आपको अंदाजा नहीं है कि हम लोग मतलब we are not in a very good position, and these stupid people should be kept away from the microphone. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. सर एक बात मुझे याद पड़ रही है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था तो सारी सियासी जमातें एक हो गई थी. PTI ने अपना 6 महीनों से जारी धरना खत्म कर दिया था, और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना था, और एक सिंगल विजन के साथ ये कौम आगे बढ़ी थी कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे करेंगे, कैसे खत्म करेंगे. आज भी काफी सारी जगहों से, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सबको मिलकर बैठना होगा, और सलमान अकरम राजा साहब भी कहते हैं कि APC का माहौल बनाया जा रहा है. डू यू थिंक APC कॉल होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, और ये विजन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप समझते हैं कि APC नहीं होनी चाहिए, इट विल बी ऑफ नो यूज? देखिए मेरी नजर में ये था कि इट्स ऑलरेडी गेटिंग लेट. उसमें जब APC का पब्लिक स्कूल का जब हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल का जब वाकया हुआ था, उसके अगले दिन ही ये सब कुछ अनाउंस हो गया था. We are already 48 hours late. It should have been decided there and then and should have been announced. Number one. Number two. ये याद रखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ. During पाकिस्तान तरीके इंसाफ, Pakistan was one of the top 10 destination of the world for tourism. इनकी इस हुकूमत में पाकिस्तान is the second worst country in the world to enter. Do you understand कि हम लोग कितना नीचे गिर गए हैं? Do you understand कि इन लोगों ने इस मुल्क को कितना तबाह कर दिया है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर. व्यूअर्स, डिस्कशन जारी रहेगी. यहां वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक व्यूअर्स. डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब. एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि सर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है. अता तार साहब कहते हैं ट्रेन हमले में भारत, PTI और BLA एक ही जबान बोल रहे हैं. ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कहते हैं कि PTI के सोशल मीडिया का किरदार सब ने देखा. आपकी नज़र में जो अब PTI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बातें कही जा रही हैं, तनकीद की जा रही है, उसको BLA का नैरेटिव कहना, उसको भारत का नैरेटिव कहना, किस तरफ ले जा रहा है PTI को, और क्यों ये कोशिश की जा रही है?
देखिए, ये कहते हैं ना कि ये इनका भारत का नैरेटिव वो है, ये मतलब ये उसी तरह की है जैसे ये लोग कहते हैं कि ये लोग जो है ना एक मैंडेट पे आए हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह ये उतना ही बड़ा झूठ है। ठीक है, अब देखिए, मेरी नजर में एक सवाल उठता है कि ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी ये इसकी इतनी बड़ी फेलियर है, और जब आपके पास तीन मिनिस्टर हो ये इतनी बड़ी फेलियर है, इसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए कि आप बताएं कि आप लोगों ने इसको क्यों नहीं प्रीएम्प्ट किया। ये सवाल तो उठना चाहिए, इन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने तीन मिनिस्टर बनाए हुए हैं, मुल्क और कौम का पैसा ये जाया कर रहे हैं, वो तीन बंदे वहां बैठ के क्या कर रहे हैं, उन लोगों का क्या जॉब है, व्हाट इज देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर ये काम वो नहीं कर सकते तो फिर तीन रखने की जरूरत क्या है, फिर किसी को भी ना रखे। इफ दे आर सो इनकॉम्पिटेंट, व्हाई आर वी हैविंग थ्री इनकॉम्पिटेंट पीपल या थ्री स्टूडेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। बिल्कुल ठीक सर, ये दरियाए सिंध के ऊपर जो चोलिस्तान में कैलान्स बनाई जा रही हैं, पीटीआई बड़ा पीपल्स पार्टी उसके ऊपर बड़ा एहतजाज भी कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं उमर अयूब साहब की भी स्टेटमेंट है कि बिलावल साहब ने 9 अरब रुपए ले लिए, एमएनएस को 25-25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अपने अपने हल्के में तरक्याती कामों के लिए। आपकी नज़र में ये जो पानी के मामले पर हो रहा है, ये सियासत है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, फायदा होगा? मोहम्मद साहब करते हैं, और ये एक वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब इन लोगों ने ऑफर किया था, हमने इनकी ऑफर इसलिए नहीं मानी कि हमें पता है ये किस किस्म की गेम करते हैं। अब ये आपको पता है ये उनके साथ क्या करें, उनको भी अभी समझ नहीं आएगी, समझ आएगी अगले इलेक्शन में जब उनकी जो 17 सीटें वो सुकड़ के एक हो जाएगी, ठीक है ना, तब उनको समझ आएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। नंबर 1। नंबर 2, ये तो आते इसीलिए है कि ये पैसे लेने के लिए आते। इनका मेरी नजर में, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग इट राइटली, बट आई थिंक दे आर इन द गवर्नमेंट ओनली फॉर द मनी। मेरी नजर में तो जो 18th अमेंडमेंट इन्होंने डाली है वो इस वजह से डाली है कि वो पैसा एक सूबे में चला जाए, इनको पता है आइंदा कभी वफाक में आएंगे नहीं, तो जब वफाक में आएंगे नहीं तो पैसा कहां से मिलेगा, उन्होंने वो पैसा सूबे में डाल दिया। वरना ये लोग इतने अच्छे नहीं है कि इस मुल्क के लिए कुछ सोचे। बिल्कुल ठीक सर। इमरान खान की तरफ से सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजों की जो भर्तियां हुई थी, जो ट्रांसफर्स हुए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब उम्मीद है आपको अदालतों में? सर आपको इस अदालत से कोई उम्मीद है? सर मैं अपनी राय नहीं दे सकता सर, मेरे पीका एट लग जाएगा। आप सियासतदान हैं सर, आपका चेहरा आवाम देख रही है, उसको पता चल रहा है कि आपके चेहरे से कि आप इस चीज पे आपको यकीन बिल्कुल नहीं है, किसी को भी नहीं है। यू आर नॉट द ओनली वन, यू आर अमंग द प्रॉब्ली ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के कोई 1-8 करोड़ बंदे को निकाल दो तो बाकी तो सारे के सारे 24 करोड़ तो ये कह रहे हैं। तो आपके जो ख्यालात हैं वो उन सबसे मिलते जुलते हैं। बिल्कुल ठीक। डू यू थिंक दे विल रियली यही बेंच जिसके खिलाफ लोगों को क्वेश्चन है, यही है मेरे लिहाज से तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये जो 26वीं तरामीम है ये इस बेसिस पे भी ये खत्म होती है कि आज तक सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हुआ ही नहीं है। आर्टिकल 59 पूरा नहीं हुआ, आर्टिकल 60 पूरा नहीं हुआ, मतलब उसको गलत तरीके से किया गया है। तो उसके अंदर अगर जो 2/3 मेजोरिटी है दैट डज नॉट स्टैंड देयर, सो इफ इट डज नॉट स्टैंड देयर एवरीथिंग हैज टू गो बैक। पीटीआई के अंदरूनी मामला, तैमूर झगड़ा साहब ने शेर अफजल मरवत पर डेफेमेशन का केस दाखिल कर दिया है, जो उन पे करप्शन के इल्जामात मरवत साहब ने लगा दिए थे। अंदर की कहानी बताएं सर, पीटीआई कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है इस वक्त? मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप शीशा पिलाई दीवार को 10 दफा मारे ना, वो रहती उसी तरह स्ट्रांग है। ये लोग आपस में जो मर्जी करते हैं, छोटी मोटी चीजें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? इसको ना कभी कुछ होगा, ये बढ़ती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी विद एवरी डे पासिंग। ये याद रखिए, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, पीटीआई जब फर्स्ट टाइम 2013 में केपी में आई थी वो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, दे हैड टू मेक अ कोलिशन गवर्नमेंट। सेकेंड टाइम उनको 2/3 मेजोरिटी मिली, अब उनको 3/4 मेजोरिटी मिली है। यही चीज वफाक में होनी थी, इस दफा हमारे पास सिंपल मेजोरिटी आनी थी और नेक्स्ट टाइम 2/3 मेजोरिटी है, इस दफा हमें 2/3 मेजोरिटी और नेक्स्ट टाइम 3/4 मेजोरिटी आनी थी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोग
लोगों को बजाय इसके कि मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क किस तरीके से फंसा हुआ है, उनको पीटीआई के अंदर, इन अदर वर्ड्स पूरा शहर जल रहा है और इनको हमारे घर के अंदर की लड़ाई इनको वो बॉदर कर रही है। आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्लोज कर लें, बात कंप्लीट कर लें। ये सोचे जट्टी साहब, इस तरह है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वो पूरा मोहल्ला जो है ना, उसके अंदर तबाहियां हो रही है। और मैं कहूँ कि यार आपके बेडरूम में वो जो बाथरूम है उसमें लीकेज हो रही है, आप क्या करोगे? आप मुझे रख के चंड मारोगे? इनके साथ ये होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज सिंध असेंबली के अंदर कैनाल्स के मामले के ऊपर बड़ी जज्बाती तकरीरें की गई हैं और यकीनन एहतजाज और आवाज उठाई है पीपल्स पार्टी ने अपनी। गुफ्तगू करने के लिए इस पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। मीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। मीर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात भी हुए हैं, बिलावल साहब के वजीर आजम से नेगोशिएशंस हुई हैं। जिस तरह पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि बिलावल साहब को 9 अरब रुपए के फंड्स दिए गए हैं तरक्याती मंसूबों की, जहां वो अपनी मर्जी के तहत वो स्पेंड कर सकते हैं। पंजाब में एमएनएस को 25-25 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स के नाम पे दिए गए हैं, अपनी मर्जी से स्पेंड कर सकते हैं। अब आपकी नज़र में क्या कभी पीपल्स पार्टी अपने पानी की कीमत ऐसे लगा सकती है जो इल्जाम पीटीआई लगा रही है उनके ऊपर? सर देखिए, ये एक तो उनका जो पीटीआई का जो बयानिया था और ये सारे जो पाकिस्तान में बात कर रहे थे, जो नहर फरोश और जो ये जो सिंध के जहरीले सांप हैं, जो ये बातें कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो नहर के ऊपर सौदा कर रही है, वो सदर रजाई ने जो अपनी तकरीर में बात की कि मेरा इसमें ना ही से मशवरा किया गया है और ना ही वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद तो इनके मुंह पे एक थप्पड़ लग चुका है कि ये अपने सोशल मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान के अवाम में जो ये जहर घोल रहे थे सिंध के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो अपनी मौत आप मर चुका है। तो अब ये इन लोगों का तो वतीरा ये है कि ये सिवाय इसके कि झूठ का वो एक मीनार खड़ा करते हैं और उसके ऊपर जिस तरह इनके जो कैदी नंबर 420 जिस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते थे, अब जो इनके शागिर्द हैं खान साहब के, वो भी वही काम कर रहे हैं। तो ये इससे हमें किसी किस्म की कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात एक असल हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के सदर के सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब इनकार कर चुके हैं इस बात पे कि पीपल्स पार्टी ने कोई नहरों के ऊपर को सौदा किया है या कोई बातचीत की है। तो इनको ये इस तरह की बात करनी अब एक इस पर बल्कि बहस करना भी नहीं बनती कि हम लोग इनकी आपका टाइम जाया करें इन चैनल के ऊपर इस पर गुफ्तगू करके। सर यकीनन आप ये बताइए सर, चोलिस्तान में जो ये नहरें बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी और उसमें ऐसे लग रहा था कि बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। फिर मुराद अली शाह साहब से कुछ सहाफियों ने रिक्वेस्ट भी की कि आप हमें ले जाएं ताकि हम वहाँ पे देख सकें कि काम कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, पर वो अभी तक नहीं लेकर गए हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि जो कैनाल्स बनाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है मीर साहब, और न पीपल्स पार्टी न PMLN कहा जा रहा है किसी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है कि इस ग्रीन इनिशिएटिव के रास्ते में कोई रुकावट डाल सके। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ने जिस तरह आज सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर की है इन कैनाल्स के खिलाफ, जिस तरीके से तकरीरें हुई हैं, क्या हम ग्राउंड पर इतनी ताकत रखते हैं मीर साहब कि हम रोक सकें इन कैनाल्स को? देखिए, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पे जरदारी साहब ने मुख्तसर खिताब किया था 27 दिसंबर को, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो कोई नहरों की बात कर रहा है उससे आप परेशान ना हो, मैं इनको देख लूंगा। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कोई नवाज शरीफ या इमरान खान नहीं है कि जो डीलें करते फिरे इनसे अपने सूबे के इश्यूज के ऊपर। तो अगर जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को जो बात की थी वही बात उन्होंने अपने कौम के खिताब में भी कर दी, और देयर इज नो वे पॉसिबल कि पीपल्स पार्टी इस जो मंसूबा जहां पे भी पहुंचा है, या तो अगर ऑन ग्राउंड कोई ऐसा मंसूबा है और किसी लेवल तक वो पहुंच चुका है तो वो रुकेगा और आगे मजीद नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस तरह कालाबाग डैम के ऊपर पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया था और कालाबाग डैम नहीं बन सका था, क्योंकि चारों इकाइयों को इकट्ठे मिलकर चलना है इस मुल्क में अगर, तो एक दूसरे सारों की बात सुननी पड़ेगी। तो ये अब इस बात को आप अपने जहन में रखना चाहिए सारों को कि जिस तरह कालाबाग डैम पीपल्स पार्टी ने
केपी के साथ मिलकर नहीं बनने दिया था, उसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो नहरों के इशू पे भी स्टैंड लेगी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्लियर स्टांस है इस पे, मुराद अली शाह साहब का क्लियर स्टांस है, आसिफ अली जरदारी साहब का क्लियर स्टांस है। इसके बाद कोई पीछे गुंजाइश बचती नहीं है कि हम लोग रेजिस्ट भी करेंगे अगर करना पड़ा किसी लेवल के ऊपर। अभी तक तो अगर कोई इस पे काम हो रहा था तो उसको देखा जा रहा है और उसकी रेजिस्टेंस की जाएगी, वो अवामी सतह पे भी की जाएगी। अगर पार्टी कोई कॉल देगी तो उस पर भी की जाएगी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सिंध के लोगों को या पीपल्स पार्टी के लोगों को परेशान होने की जरूरत है। बात करते हैं फैसल साहब, अब जाफर एक्सप्रेस पे हमले की बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की इस वक्त रूलिंग जमात है, उनकी गवर्नमेंट है। बुख्ती साहब ये कह चुकी हैं कि बलूचिस्तान में 3 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। अभी आज कल का भी उनका ये स्टेटमेंट है कि अभी तो जंग शुरू नहीं की है, जब शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा। डोंट यू थिंक सदर जरदारी साहब हो या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, उनको बलूचिस्तान का दौरा करना चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहिए, लाहे अमल के ऊपर डिस्कशंस मीटिंग्स होनी चाहिए और रूट कॉज फैसल साहब जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है इस दहशतगर्दी की। जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे ये इसी तरह सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती रहेंगी आने वाले 20-25 साल और। जी तला जतोई साहब, इस वक्त जो कल जो हुआ वो सारों के सामने है, लेकिन इस सारे इंसिडेंट में जो सबसे खौफनाक और परेशान करने वाली बात वो ये थी कि जैसे ये हमला हुआ और इंडियन मीडिया के ऊपर जब इसको ग्लोरीफाई किया गया उनके नैरेटिव के मुताबिक, तो पीटीआई की तमाम जो सोशल मीडिया टीमें थी पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर, वो इसको डायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी इस वाक़े को, और जो यहाँ पे लोकल लीडर्स थे वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे कि अगर ये ना होता तो आज ये वाक़या ना होता, अगर वो ना हो रहा होता तो ये वाक़या ना होता। तो इस वक्त इस चीज की जरूरत, इस अमर की जरूरत है कि ये देखा जाए कि पीटीआई जो है, जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के ऐवानों में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास करवा चुकी है, जिसने अरबों रुपया सेनेटर्स के ऊपर लगाया लॉबिंग के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, IMF से हमारा कर्जा रोकने की कोशिश की। आज वो एक दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट कर रही है। क्या पीटीआई का मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत में रहना बनता है या नहीं बनता? अब आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने एड्रेस में कहा कि सदर जरदारी जब तकरीर कर रहे थे अपनी, तो उसमें वो जब बात कर रहे थे कि दहशतगर्दों और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुल्क को इकट्ठा होना है, तो उस वक्त ये नारेबाजी कर रहे थे पीटीआई वाले के कैदी नंबर 420 को रिहा करो। तो बजाय इसके कि आप पीटीआई जो है वो सारे मुल्क की नुमाइंदा नहीं है, वहां पे जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं इस मुल्क में, वो कैदी नंबर 420 के बारे में नहीं सुनना चाहते। तो इन लोगों को अभी जो बात की है चेयरमैन साहब ने कि नेशनल एक्शन प्लान 2 आना चाहिए, तो मेरा तो ख्याल है कि अगर नेशनल एक्शन प्लान 2 आना है तो इसमें इस बात को शामिल किया जाना चाहिए कि कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए पीटीआई के साथ बैठ के कि जिसमें वो साबित करें कि वो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं। अगर वो साबित नहीं करते फेज वाइज, तो उनसे पाबंदी लगाने की तरफ कोई ना कोई सूरत हाल जानी चाहिए। इसको नेशनल एक्शन प्लान में शामिल करना चाहिए, क्योंकि तालिबान को भी इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान में आबाद किया और अफगानिस्तान से जो कुछ टेररिज्म हो रहा है वो वही तालिबान कर रहे हैं, और इस हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से जुड़ते हैं। तो हमें देखना ये है कि आज पीटीआई इस मुल्क की सियासत में कोई रोल प्ले कर सकती है। जब तक आप लोग सारे इकट्ठे होके, यकजा होके दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे तो ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। जैसे सदर जरदारी ने कहा था कि हमें मुत्तहिद होना है, तो ये मेरा तो यही ख्याल है कि ये जब तक पीटीआई को एक टेबल पे ला के बिठा के इस बात पे मनाया नहीं जाता कि भाई या तो आप पाकिस्तान की सपोर्ट करें या फिर आप पॉलिटिक्स बंद करें। यानी आप समझते हैं कि एपीसी होनी चाहिए अब? बिल्कुल जी, ये एपीसी होनी चाहिए, जिस तरह चेयरमैन साहब ने आज प्रपोज किया है कि नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है वो होना चाहिए हर सूरत में। थैंक यू सो वेरी मच फैसल मीर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। सर जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, यकीनन अज फैसल मीर साहब जेके ॻाल्हियूं ॿुधायूं असांखे, बिलावल साहब जेके ख़िताब किया आहिनि अॼु फ्लोर ऑफ द हाउस ते, नेशनल एक्शन प्लान 1 ते ही अमल दरामद कोन थियो, त नेशनल एक्शन प्लान 2 भी अची वेंदो त उन ते अमल दरामद कीअं थींदो? सैडली असांजा सियासतदान कागज़ी कार्रवाई त जाम कंदा आहिनि, हर का शइ लिखी वठंदा आहिनि।
अमल केरु कंदो। जीअं न अदालतूं फ़ैसिलियूं ॾेई छॾींदियूं आहिनि ऐं पोइ चवंदियूं आहिनि असांजे फ़ैसिले ते अमल करायो। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे रिज़र्व सीट्स जो फ़ैसिलो आयो सुप्रीम कोर्ट मां, अमल अॼु ताईं इलेक्शन कमीशन न करे सघी आहे। सोचण जी ज़रूरत आहे पाकिस्तान जे अॼु अमलनि जी ज़रूरत आहे, न कि रुॻो अल्फाज़ ऐं इहे कागज़ी कार्रवाई जी। मूंखे इजाज़त ॾियो, तव्हां सां मंडे जो मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अंटिल दैन, अल्लाह हाफ़िज़।